हेलो फ्रेंड्स, मैं अवनीश सिंह। हम अपने यूट्यूब चैनल पर पॉलिटी पढ़ रहे हैं। पॉलिटी में आज जो हमारा चैप्टर है वो है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। एग्जैक्टली ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगर देखें हम एग्जाम के लिए तो, क्योंकि रिसेंटली अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो देखेंगे कि 2025 मेंस में इसका क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, 2022 प्रीलिम्स में आया, उसके पहले आया, मतलब कंटिन्यूअसली क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। साथ में अगर आप सिविल सर्विस, स्टेट सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी लगातार क्वेश्चन आते हैं। एसएससी ने कई बार क्वेश्चन पूछा कि आर्टिकल 76 के तहत अटॉर्नी जनरल का अपॉइंटमेंट कौन करता है। मतलब कुल मिलाकर के हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। छोटा सा चैप्टर है, ध्यान से अगर सुनोगे तो सारी चीजें याद हो जाएंगी और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। आज का हमारा चैप्टर जो है वो अटॉर्नी जनरल है। एग्जैक्टली क्या है ये जो है, ये अटॉर्नी जनरल, ये पार्ट 5 के तहत आर्टिकल 76 में है कि भारत के एक अटॉर्नी जनरल होंगे और उनका अपॉइंटमेंट कौन करेगा, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं। देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस क्या है, मतलब ये संवैधानिक व्यवस्था है। तो हाँ, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या कॉन्स्टिट्यूशनल व्यवस्था है, आप ऐसे याद रखिए, संवैधानिक व्यवस्था है। क्यों? क्योंकि संविधान में इसके आर्टिकल हैं और ये हमारे रूट कॉन्स्टिट्यूशन से है, कोई अमेंडमेंट के थ्रू नहीं आया है। तो कभी क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है। तो देखिए, द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया is creature of the constitution itself, established under article 76, forming part 5 the union under the chapter on the executive। क्लियर है? कुल मिलाकर के पार्ट 5 जो है हमारे संविधान का, उसके तहत आर्टिकल 76 है और उसमें यह कहा गया है कि भारत के एक अटॉर्नी जनरल होंगे। तो बहुत वो नहीं है। द एजीआई इज द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि भारत के न्यायिक तौर पर सबसे बड़े अधिकारी कौन है। तो ये हाईएस्ट लॉ ऑफिसर कौन है भारत के, तो वो है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। डिस्टिंक्ट फ्रॉम ऑल अदर लीगल फंक्शनरीज ऑफ द यूनियन। कुल मिलाकर के क्या है कि भारत सरकार के केस कौन लड़ता है कोर्ट्स में, तो वो अटॉर्नी जनरल लड़ते हैं। अच्छा, एक चीज और है, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट है, तो इसमें कंफ्यूज मत हो जाना। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है यूनियन को रिप्रेजेंट करते हैं, यूनियन गवर्नमेंट के सबसे बड़े लॉ अधिकारी हैं। वकील आप समझ लीजिए यूनियन गवर्नमेंट के, मतलब यूनियन गवर्नमेंट का अगर केस लड़ना होगा तो ऑन द बिहाफ ऑफ यूनियन गवर्नमेंट ये जाएंगे केस लड़ने। इनका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करते हैं। मतलब कई बार जब हम पढ़ रहे होते हैं ना, तो अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल में हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। एडवोकेट जनरल गवर्नर के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। तो थोड़ी इन चीजों को डिफरेंशिएट कर लेना जब भी पढ़ो, या जब पढ़ा करो तो एक कॉपी में 2 लाइन बना लिया करो, इधर उधर डिफाइन कर लिया करो। साथ में जब भी किसी पोस्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट को पढ़ा करो तो 2-3 चीजें ध्यान रखनी होती है। यहां पर जो मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, वो ये भी पूछा जा सकता है कि भारत के पहले अटॉर्नी जनरल कौन रहे। ठीक है, तो शीतलवाड़ जी थे, आपको पता होगा अगर आप थोड़ा बहुत मतलब जानते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को या पहले पढ़े। तो नहीं जानते हैं तो मैं बता रहा हूं, शीतलवाड़ जी थे। और इसमें ये चीज और याद रखना है कि सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट टर्म तक सर्विस देने के लिए, मतलब जो सबसे ज्यादा दिन तक अटॉर्नी जनरल रहा, वो भी शीतलवाड़ जी ही हैं। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। फिर भी जब आप एग्जाम देने जाएं तो आप ये याद करके जाएं कि करंट में कौन है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना, कि करंट में अपने वो कौन है, मतलब अटॉर्नी जनरल कौन है। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। जब भी पेपर देने जाओ तो ये कर लिया करो काम। तो देखिए, व्हाई इट मैटर्स, derived authority directly from the constitution, not a statutory or executive creation। क्लियर है? कुल मिलाकर के संविधान में हमने देखा कि भाग 5 में हमारे पास अटॉर्नी जनरल की बात की गई है, आर्टिकल 76 में बात की गई है। ठीक है, कुछ और आर्टिकल हैं, जैसे आर्टिकल 88 हो गया, वो इनको कुछ और फंक्शन के लिए पावर देंगे, तो वो चीजें हैं, आपको देखना चाहिए। ठीक है, सिट्स विद इन द यूनियन एग्जीक्यूटिव स्ट्रक्चर अलोंगसाइड द प्रेसिडेंट एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। कुल मिलाकर के आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा क्या यूनियन एग्जीक्यूटिव के पार्ट है ये, तो हाँ, हमने जब यूनियन एग्जीक्यूटिव पढ़ा था तो उसमें हमने पढ़ा था कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और साथ में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ये तीनों एग्जीक्यूटिव के पार्ट हैं। तो कभी आपसे क्वेश्चन डायरेक्टली ऐसा पूछा जाए कि दिए गए में से या निम्न में से कौन एग्जीक्यूटिव का पार्ट नहीं है, यूनियन एग्जीक्यूटिव का पार्ट नहीं है, तो आप इन 3 लोगों को तो याद रखेंगे, मतलब 3 बॉडी को याद रखेंगे। यूनियन एग्जीक्यूटिव में कौन है, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है एंड एजी है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया या एजीआई आप बोल लो, ऐसे याद रख लो। ठीक है, एक्ट एज द गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज प्रिमिनरली लीगल वॉइस बिफोर कोर्ट्स
एंड इन पार्लियामेंट। कुल मिलाकर के कि गवर्नमेंट के बिहाफ पे अगर कोई केस लड़ना है या लीगल वॉइस उठाना है तो वो कौन उठाएगा, तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया उठाएंगे। मेरे को लगता है कि बहुत कुछ इसमें डिफिकल्ट नहीं है जो आप समझ ना पाए, थोड़ा बहुत आप इन पे काम करते रहेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। देखिए अब अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन, ये तो हमेशा ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा कि अपॉइंटमेंट कौन करता है, क्वालिफिकेशन क्या है, या इनका टर्म टेन्योर कितने दिन का होगा, सर्विस कंडीशन क्या होगा, ये चीजें आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। बहुत मतलब यूपीएससी वगैरह के क्वेश्चन देखोगे ना तो उसमें बहुत खतरनाक खतरनाक क्वेश्चन पूछते हैं ये लोग। अगर आप थोड़ा सा प्रीवियस ईयर पीवाईक्यूज लगा रहे हो तो आप देखे होंगे कि एक बार क्वेश्चन ऐसा पूछ दिया था कि कौन इनके लिए सही नहीं है, अभी साल 2 साल पहले की बात है, कि कौन सही नहीं है, कथन दिए गए कथन थे और उसमें कौन सही नहीं है, और उसमें यह था कि सरकार जाने के साथ ये भी इनका भी पोस्ट चला जाता है। तो ये मैंडेटरी नहीं है, जनरली रिजाइन कर देते हैं, मतलब जिस गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया था अगर गवर्नमेंट रिजाइन करती है, गवर्नमेंट हटती है तो ये भी हट जाते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है क्योंकि प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट पे है। तो उसमें ये ऐसा क्वेश्चन पूछा था और सभी बच्चों ने जो पढ़ा था, क्योंकि बुक में ऐसा लिखा हुआ है जितने भी रेफरेंस बुक है, और उनने साइन कर दिया कि हाँ ये मैंडेटरी है इनका जाना। अब ये क्या हो गया, एक क्वेश्चन चला गया। तो थोड़ा सा ध्यान दिया करेंगे तो चीजें सही होंगी, अदरवाइज तो दिक्कत है ही। हम इतना मेहनत से पढ़ के जाते हैं और छोटी छोटी चीजें छोड़ देते हैं और उसमें एक आध नंबर खो जाता है या छूट जाता है। तो देखिए, अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट्स द एजीआई, नो पार्लियामेंट्री अप्रूवल और कंफर्मेशन इज रिक्वायर्ड। कुल मिलाकर के डायरेक्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं, पार्लियामेंट का इसमें कोई रोल नहीं है, ऐसे आप याद रखेंगे। अब इनके लिए क्वालिफिकेशन क्या है, तो ये सारी क्वालिफिकेशन तो हम पढ़ते रहेंगे, एक लाइन में आप याद रखो कि सुप्रीम कोर्ट के जज का मतलब अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का क्वालिफिकेशन क्या होगा। तो सबसे पहले आप याद रखो कि इनको अपॉइंट कौन करेगा, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, कोई पार्लियामेंट का रोल नहीं। दूसरा चीज, इनको मतलब अपॉइंट होने के लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट जो है ना उसके जज बनने लायक इनके पास अगर क्वालिफिकेशन है तो ये अपॉइंट कर दिए जाएंगे। मतलब जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट के अपॉइंटमेंट के लिए जो क्वालिफिकेशन होता है वो इनका, अगर आपने सुप्रीम कोर्ट पढ़ा है और सुप्रीम कोर्ट के जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट पढ़ा है तो मेरे को लगता है कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए हम पढ़ते हैं, आपको समझ आ जाएगा। ही मस्ट बी द सिटीजन ऑफ इंडिया, मतलब भारत के नागरिक होना जरूरी है। अब बेसिक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिक्विसाइट, तो ये आपको पता है कि किसी भी भारत में किसी पोस्ट के लिए एलिजिबल होने के लिए क्या जरूरी है कि भारत का नागरिक होना जरूरी है। अच्छा, वो बाई बर्थ नहीं है, भारत का नागरिक होना जरूरी है, ये याद रखेंगे। हाई कोर्ट के जज की क्या बात है, तो ही मस्ट बीन अ जज ऑफ हाई कोर्ट फॉर एटलीस्ट 5 ईयर। आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जज बनने का जो हमने पहला दूसरा कंडीशन पढ़ा था वो यही पढ़ा था कि अगर वो 5 साल से किसी हाई कोर्ट में जज हैं तो सुप्रीम कोर्ट के जज बनाए जा सकते हैं। दूसरी चीज, हाई कोर्ट एडवोकेट हो कितने साल, 10 साल के लिए। ये अगर हाई कोर्ट के एडवोकेट हैं, आप पढ़ लेना, मैं साइड हो जाता हूं, तो 10 साल के लिए अगर कहीं हाई कोर्ट के एडवोकेट हैं तो भी ये अपॉइंट हो सकते हैं। मतलब कुल मिलाकर के आप एक लाइन में याद रखो कि सुप्रीम कोर्ट के जज की जो क्वालिफिकेशन है वही इनकी क्वालिफिकेशन है। पहला, सिटीजन ऑफ इंडिया, हाई कोर्ट के जज रहे हो 5 साल या उससे ज्यादा, या किसी हाई कोर्ट में वकील रहे हो 10 साल, या प्रेसिडेंट की निगाहों में एमिनेंट जूरिस्ट रहे हो, मतलब कानून के बहुत ज्ञाता रहे हो। किसकी नजरों में, प्रेसिडेंट की नजरों में, तो भी इनको अपॉइंट कर लिया जाएगा। वहीं सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए भी हमने यही देखा था कि सुप्रीम कोर्ट के जज के अपॉइंट होने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन था, तो वो उसमें डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट और एमिनेंट जूरिस्ट की बात की गई थी, तो ये वहीं एमिनेंट जूरिस्ट की बात की जा रही है, ठीक है। और मस्ट बी एन एमिनेंट जूरिस्ट इन द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट, ये याद रखना। और डिस्क्रिशनरी क्वालिफिकेशन मिररिंग आर्टिकल 124 और 124 1 का 4 सुप्रीम कोर्ट बताया था मैंने, अगर आपको थोड़ा बहुत याद हो तो। और उसमें फिर क्वालिफिकेशन ऑफ जजेस वगैरह है, तो वो डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट है तो सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए एलिजिबल है, तो वो सारी क्वालिफिकेशन वैसी ही है जैसा सुप्रीम कोर्ट के जज का। मतलब एक लाइन में अगर पूछा जाए तो प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट के जज का क्वालिफिकेशन रखते हो, बात खत्म। अब सुप्रीम कोर्ट के बनने के लिए भारत के नागरिक होना जरूरी है, वो सारी क्वालिफिकेशन रखना। दीज क्वालिफिकेशंस आर आइडेंटिकल टू दोज रिक्वायर्ड फॉर अपॉइंटमेंट एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 124। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इनके अपॉइंटमेंट का जो रेफरेंस आर्टिकल है वो क्या हो सकता है, या क्वालिफिकेशन क्या है। तो एग्जैक्टली जो 124 में दिया हुआ है सुप्रीम कोर्ट के लिए, वही क्वालिफिकेशन इनके लिए दिया हुआ है, मतलब क्वालिफिकेशन इनका है। ये अगर हमसे पूछा जाए तो याद रखेंगे। टर्म ऑफ ऑफिस एंड रिमूवल ऑफ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, आप ऐसे याद रखें, एजीआई, मतलब एजीआई अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है उनका
टर्म ऑफ ऑफिस क्या होगा, कितने दिन के लिए आएंगे, और उनके रिमूवल का प्रोसेस, उनके हटाए जाने का प्रोसेस क्या होगा, ये चीज हम देख रहे हैं। इसमें याद रखना एक लाइन में कि कुछ भी मेंशन नहीं है, मतलब अगर एक लाइन में आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो मेंशन नहीं है। प्रेसिडेंट के प्लेजर पे रहते हैं, मतलब प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट पे रहते हैं, और साथ में जब चाहे तब रिजाइन देके जा सकते हैं। तो देखिए टेन्योर, अब एक लाइन वाली बात तो खत्म हो गई, मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से प्रीलिम्स के लिए एक लाइन में तो याद रखना ही पड़ेगा। अब चूंकि मेंस में भी क्वेश्चन आ रहा है, 2025 यूपीएससी मेंस में आया हुआ है, तो आपको चीजें याद करनी पड़ेंगी थोड़ी बहुत। तो देखिए टेन्योर नॉट फिक्स्ड और प्रेस्क्राइब्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कुल मिलाकर के भारत के संविधान में ये प्रेस्क्राइब नहीं है कि इनके कितने दिन के लिए। जैसे हमने देखा था कि कोई कमीशन के मेंबर हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है कि 3 साल के लिए आएंगे, कुछ लोग 5 साल के लिए आते हैं, कुछ लोग 6 साल के लिए आते हैं, तो यहां पर कुछ मेंशन नहीं है। होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट एंड कैन रिजाइन बाय सबमिटिंग रेजिग्नेशन टू द प्रेसिडेंट बाय कन्वेंशन, रिजाइंस व्हेन द गवर्नमेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिजाइंस। क्लियर है। अब ये याद रखना, 3 चीजें हमने पढ़ी। पहला पढ़ा कि होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, कहीं भी फिक्स नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में। तीसरी बात क्या है, कभी भी रिजाइन दे सकते हैं, किसको, प्रेसिडेंट के। और कन्वेंशनली, बाय कन्वेंशन है ये, जनरली, मतलब ये मैंडेटरी नहीं है। और यूपीएससी ने यही खेल किया था, मैंडेटरी पूछ दिया था कि सरकार गिरी या सरकार गई तो क्या अटॉर्नी जनरल भी रिजाइन माने जाएंगे हर हाल में। तो हर हाल वाली बात नहीं है, ये कन्वेंशन की बात कर रहे हैं हम लोग इन जनरल टर्म में, ये रिजाइन कर देते हैं जब गवर्नमेंट मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिजाइन करती है, ऐसे याद रखना। रिमूवल क्या है, नो स्पेसिफिक रिमूवल, मैंने पहले ही बोला कि इनके लिए कुछ भी मेंशन नहीं है इस चैप्टर में यहां पर कि इनका टर्म ऑफिस और इसके लिए क्या मेंशन है, तो नहीं मेंशन है कि कितने दिन रहेंगे, क्या होगा। तो याद रखना कि नॉट स्पेसिफिक प्रोसीजर मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। कैन बी रिमूव्ड एट एनी टाइम बाय द प्रेसिडेंट, जब प्रेसिडेंट चाहे तब रिमूव कर सकते हैं, हाँ ये फिक्स है। तो ये आप याद रखेंगे, एग्जाम में पूछा गया कि प्रेसिडेंट कभी भी रिमूव कर सकते हैं, तो हाँ कर सकते हैं। नो इंपीचमेंट प्रोसेस, नो पार्लियामेंट्री प्रोसेस रिक्वायर्ड। अब क्या होता है कि हम जब पढ़ते हैं ना तो हमारे दिमाग में आता है कि वो आर्टिकल 124 के जैसा क्वालिफिकेशन है, मतलब जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट के जैसा क्वालिफिकेशन है, तो क्या पता कहीं इंपीचमेंट से हटते हो या ऐसा ही कोई प्रोसीजर हो। तो ऐसा कोई प्रोसीजर नहीं है, कभी भी प्रेसिडेंट बोलेंगे कि चलो, ठीक है। रिमनरेशन ये भी फिक्स नहीं है, मतलब यहां पर मैंने बोला कुछ भी फिक्स नहीं है। देखिए नॉट फिक्स बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, डिटरमाइंड बाय द प्रेसिडेंट, तो यहां पर जो भी चीजें फिक्स नहीं है उसमें डिसीजन कौन लेता है, तो प्रेसिडेंट लेते हैं कि इनको कब तक रहना है, क्या सैलरी मिलेगी, क्या टेन्योर होगा, कब ये हटेंगे, ये सारा प्रेसिडेंशियल पावर में है कि मतलब प्रेसिडेंट जब चाहेंगे, जैसा चाहेंगे वैसा। और प्रेसिडेंट का मतलब आप जानते हैं कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के रिकमेंडेशन से काम चलता है वहां पे। तो कभी क्वेश्चन ये पूछ दे कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का रिकमेंडेशन, तो हाँ भाई है, बिल्कुल है, उस चीज से हम डिनाई नहीं कर रहे हैं। तो आप थोड़ा मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के छोटे छोटे जो लूप है ना, पैरामीटर्स है, उनको आप समझने की कोशिश कीजिए। और ये आप तब समझेंगे जब बहुत डिटेल स्टडी करेंगे। छोटे मोटे सब एग्जाम नहीं निकलना है कि मतलब कोई बुक उठा लिया, ऐसा 2-4 पेज घुमा लिया और पास हो गया, नहीं नहीं। अब आपको डिटेल स्टडी करनी होगी, एमसीक्यूज लगाने होंगे, चीजें बहुत क्लियर करनी होंगी, और तब जाकर के आप पास हो सकते हैं बहुत आसानी से। ड्यूटीज एंड फंक्शंस, आ जाओ भाई। ड्यूटीज एंड फंक्शंस ऑफ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, बार बार रिपीट कर रहा हूं कि आपको याद रहे, एडवोकेट जनरल में कंफ्यूज ना हो, ठीक है। तो देखिए, एज द चीफ लॉ ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आप जानते हैं कि यह भारत के सबसे बड़े न्यायिक अधिकारी हैं, चीफ लॉ ऑफिसर हैं। द एजीआई परफॉर्म 3 ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ फंक्शंस, इनके पास 3 बड़े बड़े रोल हैं। कुल मिलाकर के आप ऐसा समझ लीजिए कि भारत सरकार के वकील हैं, भारत सरकार का केस लड़ते हैं, भारत सरकार को लॉ रिलेटेड कोई रिकमेंडेशंस चाहिए होता है तो देते हैं ये, ठीक है। तो देखिए, एडवाइजरी रोल, एडवाइसेस द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन लीगल मैटर्स रेफर्ड बाय द प्रेसिडेंट, जो भी प्रेसिडेंट के द्वारा रेफर्ड मैटर है उनमें ये लीगल एडवाइस देते हैं, किसको, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। दिस इज द कोर कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शन, इनका ये संवैधानिक कोर संवैधानिक कार्य है, इसके लिए इनको अपॉइंट किया गया है। लीगल ड्यूटीज क्या है, तो परफॉर्म ड्यूटीज ऑफ लीगल कैरेक्टर असाइंड बाय द प्रेसिडेंट, मतलब जैसा भी लीगल ड्यूटी प्रेसिडेंट असाइन कर दे, मतलब प्रेसिडेंट के द्वारा बता दिया जाए कि आपका ये और एक्स्ट्रा काम है, वो ये परफॉर्म करेंगे। क्लियर है। विच मे गो बियॉन्ड प्योर एडवाइजरी वर्क, क्लियर है, ये ध्यान रखना। और कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शन क्या है इनका, और तो डिस्चार्ज फंक्शन कॉन्फर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन और एनी लॉ इंक्लूडिंग रिप्रेजेंटिंग द यूनियन इन कोर्ट्स। कुल मिलाकर के ये बात क्या है, तो आप ये समझिए कि इनका मेन काम क्या है कि जो भी संविधान में या किसी लॉ के तहत लिखी हुई चीजें हैं
या बताई गई चीजें हैं उसके लिए काम करेंगे, और सरकार के बिहाफ पे केस लड़ने जाएंगे। सरकार को अगर रिप्रेजेंट करना है किसी कोर्ट में, कहीं मान लो सरकार का कोई केस चल रहा है, जैसे केशवानंद भारती केस आपने देखा होगा, उसमें इनका बहुत, आप पढ़िए, ये आपका होमवर्क है कि केशवानंद भारती में अटॉर्नी जनरल का क्या रोल रहा, क्या भारत सरकार के लिए वहां पे वो डिफेंड कर रहे थे या कुछ कर रहे थे, तो ये चीजें आपको देखना है। तो भारत सरकार के ये मेन, आप ऐसा कह सकते हो कि जैसे मेरा एक वकील हो सकते हैं, वैसे ही भारत सरकार के वकील हैं, भारत सरकार के बिहाफ पे केस लड़ने जाएंगे और अपनी बात, तथ्य जो भी रखना होगा भारत सरकार के बिहाफ पे कोर्ट्स में ये जाएंगे। क्लियर है? तो ऐसे याद रखेंगे आप। चलिए देखते हैं आगे। असाइन ड्यूटी काउंटर रूम रिप्रेजेंटेशन। अब ये क्या है इनका ऑफ अटॉर्नी जनरल? तो सबसे पहले याद रखना है कि सुप्रीम कोर्ट अपीयर ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन ऑल केसेस बिफोर द सुप्रीम कोर्ट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पे कोई भी अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे केस चल रहा है या कोर्ट ने समन किया है या बुलाया है, तो अटॉर्नी जनरल जाएंगे इनके बिहाफ पे। तो ये याद रखेंगे आप, ठीक है। आर्टिकल 143 रेफरेंस क्या है? तो रिप्रेजेंट्स द गवर्नमेंट इन प्रेसिडेंशियल रेफरेंसेस मेड टू द सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 143। आर्टिकल 143 क्या है? सुप्रीम कोर्ट एडवाइस, सुप्रीम कोर्ट से प्रेसिडेंट एडवाइस ले सकते हैं, ठीक है। तो उसके रेफरेंस में अटॉर्नी जनरल का क्या रोल है, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो थोड़ा सा ये ध्यान रख लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, पर हाँ ये सुप्रीम कोर्ट वाला कि गवर्नमेंट के बेसिस पे जाएंगे कोर्ट्स में। अब कोर्ट्स याद रखो, सुप्रीम कोर्ट क्या, किसी भी कोर्ट में जाएंगे गवर्नमेंट को जहां पे समन किया गया है, ठीक है। हाई कोर्ट्स में क्या है? तो अपीयर इन एनी हाई कोर्ट वेयर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज कंसर्न एज अ पार्टी। मैंने पहले ही बोल दिया कि जहां पर भारत सरकार को पार्टी बनाया गया तो उनके बेसिस पे केस लड़ने जाएंगे, कोई भी कोर्ट हो। आप तो ऐसा याद रख लो। और हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में ही चलेगा, कुछ ऐसी बात ऐसा तो है नहीं कि सीधे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और कोई ऐसे जगह पे चलाया जाने लगेगा। तो थोड़ा सा इन चीजों को ध्यान रखना। राइट्स ऑफ अटॉर्नी जनरल इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इनके क्या क्या राइट है। तो राइट ऑफ ऑडियंस, अब देखिए, हैज द राइट ऑफ ऑडियंस इन ऑल कोर्ट्स अक्रॉस इंडिया, नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। क्लियर है? किसी भी कोर्ट में जा सकते हैं, सुनवाई कर सकते हैं, सुन सकते हैं, प्रोसीडिंग्स कर सकते हैं, क्योंकि सुप्रीम लॉ अथॉरिटी हैं ये यहाँ पे बैठे हुए, मतलब गवर्नमेंट के। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पार्लियामेंट्री राइट क्या है? तो आप जब एग्जीक्यूटिव का पार्ट हैं, आप जानते हैं, तो एग्जीक्यूटिव का पार्ट है, लेकिन ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो नहीं है, ये भी याद रखिए। तो ये पार्लियामेंट के किसी भी हाउस में जाकर के बैठने का, क्वेश्चन करने का, मतलब उसकी प्रोसीडिंग्स सुनने का, ठीक है, जवाब देने का, मतलब कुल मिला के प्रोसीडिंग्स में पार्टिसिपेट करने का इनके पास पावर है। लेकिन याद रखना, वोटिंग राइट नहीं है। मतलब जब भी किसी बात पे या किसी बिल पे वोट हो रहा होगा, तो चूंकि ये मेंबर नहीं है तो वोटिंग राइट नहीं है। लेकिन इसके साथ इनको सारी इम्यूनिटीज मिली हुई हैं जो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को मिलती हैं। तो ये अभी तक इन शॉर्ट मैंने क्या बोला, पार्लियामेंट के कॉन्टेक्स्ट में ये जा सकते हैं, पार्लियामेंट में प्रोसीडिंग्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बट वोटिंग राइट्स नहीं है, पहली बात। दूसरी बात कि इनको वो सारी इम्यूनिटीज मिली होंगी जो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को मिली होती हैं, जैसे अरेस्ट नहीं होना और वो सारी चीजें जो हमने पढ़ा था पहले, वो सारी इम्यूनिटीज। क्लियर है? ये एमसीक्यू में डायरेक्ट पूछे जाने वाले वन लाइनर क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आएंगे, थोड़ा सा ध्यान रख लेना। देखिए, राइट टू स्पीक एंड टेक पार्ट इन प्रोसीडिंग्स of both houses of the parliament, joint sitting and parliamentary committees, but no right to vote। क्लियर है? पार्लियामेंट में पार्टिसिपेट, तो सारी चीजें आ गई और वोट की राइट नहीं है इनके पास। पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस क्या है? तो आप देखिए, एंजॉय ऑल प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज ऑफ अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 105। ये भी आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ये इधर हट गया, 105 आर्टिकल है ये, आप याद रखेंगे। ये 8 नहीं, ये 5 है, क्या हो रहा है, ठीक है। तो याद रखेंगे कि इनके पास वो सारी इम्यूनिटीज हैं, सारे मतलब इम्यूनिटी मतलब वो सारे फैसिलिटीज जो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को मिला हुआ है, कि उनको अरेस्ट नहीं किया जाएगा, अगर वो प्रोसीडिंग्स में है वहां पे तो किसी कोर्ट में नहीं बुलाया जा सकता, वो सारी चीजें इनको मिली हुई है। क्लियर है? कि आर्टिकल क्या है? आर्टिकल 88 बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आप याद रखेंगे। ये एसएससी वाले बच्चे और जो स्टेट सिविल सर्विस कर रहे हैं उनके लिए आर्टिकल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाएगा। देखिए, आर्टिकल 88 क्या कहता है? राइट्स इन पार्लियामेंट। कुल मिलाकर के ये जो दोनों चीजें हैं ना, ये कहां से डराइव हुई है? ये तो 105 है, ये वाली चीज ये आया है आर्टिकल 88 से। क्लियर है? और आर्टिकल 105 पावर, प्रिविलेज, इम्यूनिटी, ये यहां से आया है, तो ये हमने पढ़ लिया। एजीआई कैन एड्रेस पार्लियामेंट बट कैन नॉट कास्ट अ वोट, अ यूनिक पोजीशन दैट रिफ्लेक्ट एडवाइजरी रादर देन लेजिस्लेटिव स्टैंडिंग। क्लियर है? इनका एडवाइजरी नेचर है यहाँ पर। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में कि अटॉर्नी जनरल का जो पोस्ट है वो पार्लियामेंट के कॉन्टेक्स्ट में एडवाइजरी है
या एडवाइजरी है या नहीं है, तो एडवाइजरी आप याद रखेंगे, ठीक है, ना कि ये लेजिस्लेटिव स्टैंडिंग के फॉर्म में, मतलब कुल मिलाकर के उसके पार्ट के फॉर्म में, जैसे मान लो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का, इनको वो नहीं मिला हुआ है यहाँ पे वोटिंग राइट। क्लियर है? देखिए लिमिटेशंस एंड रेस्ट्रिक्शन, कुल मिलाकर के आप ये समझो कि मेरा वकील मेरे अगेंस्ट केस नहीं लड़ेगा। नहीं समझ आया? चलो बताता हूं। जैसे मान लो ये गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के एडवोकेट के फॉर्म में, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के एडवोकेट के फॉर्म में इसलिए बोल रहा हूं कि थोड़ा आपको चीजें इजीली समझ आ जाएंगी। कोर्ट में जाकर के प्रेजेंट करते हैं, तो अब मान लो कि गवर्नमेंट पे किसी ने कोई कुछ प्रोसीडिंग्स चल रहा है, गवर्नमेंट पे कोई केस है, कुछ भी है, और उसको गवर्नमेंट के तरफ से ये गए हैं, तो क्या गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोल सकते हैं? ऐसा थोड़ा ना कि गए और जाकर के बोले जा रहे हैं कि हाँ गवर्नमेंट बेकार है, ऐसा कुछ नहीं हो सकता, ये नहीं कर सकते ऐसा। इवन ये गवर्नमेंट के अगेंस्ट किसी को एडवाइस भी नहीं दे सकते, ठीक है, याद रखना। लेकिन ये अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। हाँ, क्रिमिनल केस में प्रैक्टिस करने के लिए, क्रिमिनल में किसी को डिफेंस करने के लिए इनको गवर्नमेंट से परमिशन लेना पड़ता है। तो ये थोड़ी चीजें हैं जो लूप वाइज हैं, याद रखिए। चलिए देखते हैं। टू प्रिवेंट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, द एजीआई इज बाउंडेड बाय द फॉलोइंग रेस्ट्रिक्शन। नो ब्रीफ अगेंस्ट गवर्नमेंट। क्लियर है? गवर्नमेंट के अगेंस्ट किसी को कुछ भी डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकते, क्योंकि दे देंगे तो फिर काम ही खत्म हो गया, ठीक है। मस्ट नॉट एडवाइस और होल्ड ब्रीफ अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन एनी मैटर। अब देखिए ये ऐसा है कि गवर्नमेंट के वकील हैं और गवर्नमेंट के अगेंस्ट कौन ऐसा पर्सन है जो नहीं बोल सकता? तो आर्टिकल 76 के तहत अपॉइंटेड पर्सन गवर्नमेंट के अगेंस्ट किसी को एडवाइस नहीं दे सकते, ये इनका काम है, याद रखना। नो अपीयरेंस इन प्रायर एडवाइस केस। क्लियर है? कैन नॉट एडवाइस और अपीयर इन केस वेयर ही और सी वाज अर्लियर एडवाइजिंग द गवर्नमेंट। क्लियर है? ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते हैं, इनको बाउंड किया गया है। नो डिफेंस इन क्रिमिनल केस। कुल मिलाकर के किसी भी पर्सन को, क्योंकि प्राइवेट ये एक पोस्ट है और जनरल पोस्ट है, मतलब इनके पास आप ये कह सकते हो कि इनकी जो नौकरी है ना वो सरकारी नौकरी नहीं है, ऐसा आप समझ लीजिए। और वो नहीं है तो क्या होगा, ये किसी भी जगह पे अपना प्रैक्टिस करने के लिए आजाद है, पर प्रैक्टिस गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं कर सकते हैं, और किसी क्रिमिनल केस में ये किसी को डिफेंस नहीं, मतलब डिफेंड नहीं कर सकते हैं, ऐसा आप याद रखिए। अगर करते हैं तो पहले गवर्नमेंट से प्रायर इनको परमिशन लेना पड़ेगा। देखिए, कैन नॉट डिफेंड एन एक्यूज्ड इन अ क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन विदाउट प्रायर गवर्नमेंट परमिशन। क्लियर है? वही बात है। नो डायरेक्टरशिप विदाउट परमिशन। किसी भी कंपनी में या किसी भी उपक्रम में ये डायरेक्टर का पोस्ट के फॉर्म में अपॉइंट नहीं हो सकते हैं। मतलब ऐसा है कि ये जाकर के किसी कंपनी बोले कि मेरे को डायरेक्टर बना दो, नहीं बन सकते हैं। गवर्नमेंट से पहले परमिशन लीजिए फिर डायरेक्टर बनिए। मतलब आपकी प्रैक्टिस के लिए आपको आजाद रखा गया है। इसका मतलब ये नहीं कि कोई बड़े बड़े पोस्ट आप होल्ड कर लेंगे, डायरेक्टर नहीं बन सकते हैं। तो कैन नॉट एक्सेप्ट अ डायरेक्टरशिप इन अ कंपनी विदाउट गवर्नमेंट परमिशन। याद रखना। प्रॉपर चैनल रूल क्या है? कैन नॉट एडवाइस एनी मिनिस्ट्री और पीएसयू अनलेस रेफरेंस कम थ्रू द मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। जब तक मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस जो है ना, वहां से कोई रेफरेंस नहीं आया तो ये किसी भी मिनिस्ट्री को या किसी भी पब्लिक अथॉरिटी को, पब्लिक सेक्टर वाली जो चीजें हैं उनको ये एडवाइस नहीं दे सकते हैं किसी भी मैटर में, ठीक है। तो पहले इनको लॉ मिनिस्ट्री से अप्रूव करवाना पड़ेगा कि एडवाइस मुझसे मांगा गया, लॉ मिनिस्ट्री अलाउ करता है तो ही ये दे सकते हैं, अदरवाइज इनके पास ऐसा कोई पावर नहीं है, ठीक है। नेचर ऑफ द ऑफिस ऑफ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया क्या कैसा है? व्हाट इज द एजीआईज नॉट। तो ध्यान रखना, नॉट अ फुल टाइम गवर्नमेंट सर्वेंट। आपको मैंने बताया ये फुल टाइम गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं। अब देखिए फिर से यहाँ पे एमसीक्यू का बौछार है, मतलब ये प्रीलिम्स में आने वाले क्वेश्चनों का बम्बार है, यहां से खूब क्वेश्चन आ सकता है। थोड़ा सीरियस मोड में कंटिन्यूअस लगातार पढ़ा रहा हूं, बिना बकवास किए, बिना टाइम वेस्ट किए पढ़ लो अच्छे से। किस्से कहानियां बाद में सुन लेंगे, थोड़ा स्पीड में पढ़ा रहा हूं कि आपकी चीजें जल्दी जल्दी कवर हो। 5 घंटे 4 घंटे खींचने का कोई बहुत मतलब नहीं लगता मुझे ऐसे चैप्टर में जो छोटे छोटे चैप्टर हैं और सिर्फ फैक्ट है, कुछ बहुत समझाने जैसा है नहीं। हाँ, पर सुन लोगे तो याद हो जाएगा। तो देखो, ये गवर्नमेंट में फुल टाइम सर्वेंट नहीं है, मतलब सरकारी नौकर नहीं है। नॉट अ मेंबर ऑफ द सेंट्रल कैबिनेट। सेंट्रल कैबिनेट के भी मेंबर नहीं है। नहीं तो आप बोलोगे एग्जीक्यूटिव के पार्ट हैं तो सेंट्रल कैबिनेट के मेंबर हो जाए, नहीं हो सकते, ठीक है। तो 3 नहीं है ऐसा करके और एक ऑप्शन बना दे तो यहीं पे काम हो जाएगा। नॉट प्रोहिबिटेड फ्रॉम प्राइवेट लीगल प्रैक्टिस। मैंने पहले ही बोला था कि इनके अपने वकील के फॉर्म में या प्राइवेट लीगल प्रैक्टिस के फॉर्म में इनको बार्ज नहीं किया गया, रोका नहीं गया, ये अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसमें कुछ भी दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। कुल मिलाकर के गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं है, कैबिनेट के पार्ट नहीं है,
और इनको किसी भी प्राइवेट लीगल प्रैक्टिस के लिए मतलब वकालत करने के लिए रोका नहीं जा सकता। क्रिमिनल केस में अगर किसी क्रिमिनल केस में डिफेंड करने जा रहे हैं तो गवर्नमेंट से प्रायर नोटिस लेना होगा। कहीं पे मैनेजर या ऐसा कोई डायरेक्टर का पोस्ट नहीं ले सकते हैं। एग्जैक्टली मैं मैनेजर बोल दिया, डायरेक्टर का पोस्ट लेते हैं तो गवर्नमेंट से पहले पूछना पड़ेगा, बाकी सब तो ठीक है। हाउ द एजीआई ऑपरेट्स, वर्क थ्रू द मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका किसके तहत काम करते हैं ये, तो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के तहत काम करते हैं। ऑपरेट वाया द डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स, ठीक है, ये भी याद रखना, डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर के तहत ये कार्य करते हैं अपना। इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस बट रिटेन्स प्रोफेशनल इंडिपेंडेंस, ठीक है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है इनका, पोस्ट की बात नहीं कर रहे हैं हम, ऑफिस की बात कर रहे हैं, मतलब ये सर्वेंट नहीं है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस तो है ही, हमने पढ़ा कि एक अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होंगे, ठीक है, लेकिन इनको इंडिपेंडेंस, प्रोफेशनल इंडिपेंडेंस से नहीं रोका गया, मतलब ये अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं अपार्ट फ्रॉम बीइंग एजीआई, ठीक है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। देखिए अब यहां पर सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, फिर यहां पर एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट से कहीं कंफ्यूज मत हो जाना, या एडवोकेट जनरल से कंफ्यूज मत होना। एग्जैक्टली क्या है सॉलिसिटर जनरल, क्या है, तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को असिस्ट करने के लिए, मतलब आप समझो कि एक मैनेजर है और उनके नीचे एक असिस्टेंट मैनेजर है, वैसा कुछ ये सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया होंगे। तो आप थोड़ा सा ये याद रखना कि इनके नीचे हैं ये, ठीक है। रूल, द सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया इज द सेकंड हाईएस्ट लॉ ऑफिसर। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत में हाईएस्ट लॉ ऑफिसर कौन है, तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। सेकंड हाईएस्ट लॉ ऑफिसर कौन है, तो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। एंड द प्रिंसिपल असिस्टेंट टू द अटॉर्नी जनरल, क्लियर है, अटॉर्नी जनरल के असिस्टेंट के फॉर्म में काम करेंगे। की फैक्ट्स क्या है, नॉट मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, याद रखना कि ऐसी कोई पोस्ट, ऐसी कोई भी व्यवस्था संविधान में मेंशन नहीं है, मतलब संवैधानिक व्यवस्थाओं के तहत सॉलिसिटर जनरल की व्यवस्था नहीं की गई है। ये ऐसा नहीं है कि मतलब ये स्टैट्यूटरी बॉडी है या एग्जीक्यूटिव बॉडी है, आप ऐसा समझ लो, स्टैट्यूटरी और एग्जीक्यूटिव पोस्ट, ठीक है। असिस्ट इन ऑल मैटर्स हैंडल्ड बाय द एजीआई, एजीआई के लिए। अब देखो इसमें क्वेश्चन ये भी आ गया था, यूपीएससी का ही ये क्वेश्चन है या पीएससी का, मुझे थोड़ा कंफ्यूजन है, आप देख लेना कि क्या ये भी मतलब सॉलिसिटर जनरल के पास भी ये पावर है कि वो जाकर के पार्लियामेंट के प्रोसीडिंग्स में पार्टिसिपेट करें, नहीं है, एजीआई के पास है, ये नहीं जा सकते पार्लियामेंट के प्रोसीडिंग्स में। तो कभी आपको क्वेश्चन दे दिया जाए कि अटॉर्नी जनरल, और आपने पढ़ा है कि सॉलिसिटर जनरल इनका असिस्टेंट है, तो अटॉर्नी जनरल एंड सॉलिसिटर जनरल दोनों ही पार्लियामेंट के प्रोसीडिंग्स में पार्टिसिपेट करने के लिए अलाउड है अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, नहीं, बिल्कुल नहीं है। अटॉर्नी जनरल अलाउड है, सॉलिसिटर जनरल अलाउड नहीं है। बहुत तेज बोल गया मैं, मुझे पता है, पर ठीक है, आप सुन रहे हैं मुझे लगता है। तो ये एक स्टैट्यूटरी पोस्ट है, ना कि कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। पहली फुर्सत में हायरार्की ऑफ लॉ ऑफिसर क्या है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होंगे, हाईएस्ट लॉ ऑफिसर अंडर आर्टिकल 73। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया सेकंड रैंक, असिस्ट द एजीआई, मतलब अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। थर्ड क्या है, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल्स, अगर मान लो लगता है तो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल्स की भी अपॉइंटमेंट की जा सकती है, ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट नहीं है, क्योंकि सॉलिसिटर जनरल खुद कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट नहीं है, तो ये कैसे कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, संवैधानिक पद नहीं है यह, जबकि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का संवैधानिक पद है। तो सॉलिसिटर जनरल कौन है, तो एक गैर संवैधानिक पद, पार्लियामेंट के एक सिंपल नियम के तहत बनाया गया या एक सिंपल लॉ के तहत बनाया गया, किसके लिए, अटॉर्नी जनरल के असिस्टेंट के फॉर्म में। पार्लियामेंट में बैठने, सुनने, सुनवाई का अधिकार इनको संवैधानिक तौर पर नहीं प्राप्त है, ये आप याद रखेंगे, अटॉर्नी जनरल को है, और यह सिर्फ असिस्टेंट के फॉर्म में काम करते हैं। हर वो काम जो अटॉर्नी जनरल कर रहे हैं उसमें सहायता के लिए इनको अपॉइंट किया जाता है। अगर जरूरत लगा तो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया बनाया जा सकता है या सॉलिसिटर जनरल्स बनाए जा सकते हैं। की आर्टिकल एट अ ग्लांस फॉर एजीआई, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, क्लियर है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का शॉर्ट रिवीजन हम यहां कर रहे हैं कि कौन से आर्टिकल रेफरेंस में है। ये इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल वनडे एग्जाम के लिए और प्रीलिम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो लोग स्टेट या एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, एसआई की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए तो मतलब ये याद करना ही है, मैंडेटरी है। तो आर्टिकल 76 ये कहता है कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का अपॉइंटमेंट, क्वालिफिकेशन और ड्यूटीज, ठीक है, कौन करेगा अपॉइंटमेंट, तो प्रेसिडेंट करेंगे। क्वालिफिकेशन क्या है, सुप्रीम कोर्ट के जज बनने वाला, और ड्यूटीज क्या है, तो आप जानते हैं गवर्नमेंट के लीगल
पर्सन है, फर्स्ट सबसे बड़े लीगल वो हैं, तो ये आप याद रखेंगे। आर्टिकल 88 क्या है? राइट्स ऑफ मिनिस्टर्स एंड अटॉर्नी जनरल इन पार्लियामेंट, क्लियर है। और इसी के तहत मतलब मिनिस्टर्स का तो राइट है ही, अटॉर्नी जनरल का भी राइट जो है वो कहां से डेराइव हुआ है कि ये जाकर के पार्लियामेंट में बैठ सकते हैं, सुनवाई कर सकते हैं, वहां पे मतलब क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं, डिबेट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बस वोट नहीं देंगे। ये आर्टिकल 88 से आया है। आर्टिकल 105 क्या बताता है? पावर, प्रिविलेज एंड इम्यूनिटीज ऑफ द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एप्लीकेबल टू एजीआई, मतलब ये किसकी बात करता है? 105 पावर, प्रिविलेज एंड इम्यूनिटीज ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो एजीआई पर भी अप्लाई होता है। मतलब जितने पावर फंक्शन मिले हुए हैं, वोटिंग राइट्स नहीं है क्योंकि मेंबर नहीं है ये, तो जितने पावर फंक्शंस मिले हुए हैं किसको? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को, सारे इनको भी मिले होंगे। प्रिविलेजेस जितने मिले हुए हैं वो इनको मिले होंगे, आप ऐसा याद रख लीजिए। आर्टिकल 124 क्वालिफिकेशन मिरर फॉर एससी जज अपॉइंटमेंट, आप जानते हैं कि 124 तो सुप्रीम कोर्ट के लिए है, और यहां पे हमने जब बोल दिया कि इनका भी क्वालिफिकेशन किसके बराबर होना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर होना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर जब क्वालिफिकेशन होना चाहिए तो आर्टिकल हमने रेफरेंस ले लिया वहां से। आर्टिकल 143 आप जानते हैं ये एडवाइजरी नेचर है सुप्रीम कोर्ट का, किसके लिए? प्रेसिडेंट के लिए। मतलब प्रेसिडेंट को अगर कोई डाउट है, दुविधा है, कुछ पूछना है, अच्छा एडवाइस है, मानना और ना मानना प्रेसिडेंट के ऊपर है। तो एडवाइजरी नेचर में ये कहा गया है कि आर्टिकल 143 के तहत प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट से कभी भी एडवाइस ले सकते हैं किसी भी मैटर पे, मानना ना मानना वो उनके ऊपर है, क्लियर है। क्योंकि कई एडवाइसेस प्रेसिडेंट के लिए बाइंडिंग इन नेचर है सुप्रीम कोर्ट के, वो आर्टिकल 143 के तहत नहीं है। आपका होमवर्क है, बताइए किस आर्टिकल के तहत। तो प्रेसिडेंट रेफरेंस टू द सुप्रीम कोर्ट, एजीआई रिप्रेजेंट्स यूनियन। अब आप ये भी जानते हैं कि वहां पर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं किसको? सुप्रीम कोर्ट को। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्विक रिवीजन एजीआई एट अ ग्लांस, ठीक है। अटॉर्नी जनरल का एक शॉर्ट जो हमने इतना देर प्रवचन किया उसको एक झलक में हम देखने की कोशिश कर रहे हैं। आप ऐसा समझिए, आर्टिकल 76 के तहत 76 के तहत अटॉर्नी जनरल का पोस्ट आया है जिसमें अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करते हैं, ठीक है। तो अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। वोट इन पार्लियामेंट नहीं, बिल्कुल वोट नहीं दे सकते हैं। प्राइवेट प्रैक्टिस अलाउड है, ये अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है वो आर्टिकल 76 के तहत एक संवैधानिक पद है, ठीक है। प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, पार्लियामेंट में प्रोसीडिंग्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वोट नहीं दे सकते हैं। प्रिविलेज प्राइवेट प्रैक्टिस अलाउड है, ठीक है। नेचर कैसा है? कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, क्योंकि आर्टिकल है संविधान में, तो संविधान में आर्टिकल है तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होगा, ठीक है। टेन्योर क्या होगा? नहीं पता, प्रेसिडेंट बताएंगे, ठीक है। मतलब प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, तो एक लाइन में याद रखो, प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। स्पीक इन पार्लियामेंट, हाँ बिल्कुल जाएंगे, बातचीत करेंगे, बहस करेंगे, जवाब सवाल करेंगे, इनका पूरा अधिकार है, वोट नहीं डालेंगे, ठीक है। असिस्टिंग ऑफिसर सॉलिसिटर जनरल, मतलब इनके असिस्टेंट कौन है? तो सॉलिसिटर जनरल है, ठीक है। तो मेरे को लगता है कि ये चैप्टर बहुत बड़ा तो नहीं है और बहुत कुछ टफ नहीं है, चीजें शॉर्ट हो गई हैं। अब लास्ट में हमने पूरा निपटा लिया है रिवीजन। एमसीक्यू जरूर मारना, मजा आता रहेगा, ठीक है। इसके बाद और क्या है? तो इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स क्या है? तो 76 ऑलवेज साइट आर्टिकल इतना एज द कॉन्स्टिट्यूशनल सोर्स ऑफ एजीआई, आप जानते हैं। थोड़ा धीरे पढ़ देता हूं, तेजी में पढ़ रहा हूं। प्राइवेट प्रैक्टिस अलाउ है इनको। अनलाइक अ गवर्नमेंट सर्वेंट द एजीआई कैन प्रैक्टिस प्राइवेटली। प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट पे रहते हैं, मतलब इनका टर्म फिक्स नहीं है, ऑफिस होल्ड करते हैं ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। नॉट अ कैबिनेट मेंबर, और कैबिनेट के मेंबर नहीं है, तो ये इनके पास वोटिंग राइट्स और वो नहीं है। तो याद रखना है एजीआई इज नॉट अ मेंबर ऑफ द सेंट्रल कैबिनेट। और कॉमन एग्जाम ट्रैप यहीं पर फंसाया जाता है, क्योंकि हमें क्या लगता है कि जा करके पार्लियामेंट में बैठ रहे हैं, डिबेट कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, तो क्या ये कैबिनेट के मेंबर के फॉर्म में होंगे? तो नहीं होते हैं। ये एग्जाम ट्रैप हमने इसलिए डाला है कि यहाँ पे आपको फंसा करके फेल करवाते हैं ये लोग। तो अगर इसको ठीक कर रख लोगे तो मजा आ जाएगा। पार्लियामेंट में बोलना, वोट नहीं देना, ये आप जान गए हैं कि पार्लियामेंट में जा सकते हैं, बोल सकते हैं, डिबेट कर सकते हैं, वोटिंग राइट नहीं है इनके पास। हैज राइट टू स्पीक इन पार्लियामेंट बट होल्ड नो राइट टू वोट, ये याद रखेंगे आप, वोट नहीं डालेंगे। वही चीजें बार बार मैंने रिपीट कर दी है। अब आप एक बार और वीडियो इत्मीनान से देख लेना। अगर आपको स्पीड ज्यादा लग रही है तो आपके यूट्यूब में ऑप्शन है मुझे थोड़ा सा धीरे करने का, तो आप कर सकते हैं, ठीक है। मतलब जो स्पीड है उसको कम कर सकते हैं थोड़ा सा। मेरे को लगता है कि आपको इतने में तो समझ आ रहा होगा। चलिए कोशिश करूंगा नेक्स्ट क्लास से थोड़ा धीरे बोलने का, वो आदत हो गई है। चलो थैंक यू, आज की सभा समाप्त।